नमस्कार मित्रों, जीएस बाय अजीत सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आकृति व वर्ण के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम तान, वयन यानी कि पोत और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तान तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के परिणाम का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है छाया डार्क, दूसरा मध्यम प्रकाश मिडिल टिन, तीसरा प्रकाश लाइट। आइए अब देखते हैं चित्र में तान का महत्व क्या होता है। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकार के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कला में प्रत्येक तत्व रूप रेखा रंग आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्वियामी धरातल पर त्रियामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम तथा अंतराल आयतन का आभास होता है। आइए आपको हम द्विआयामी या त्रिआयामी के बारे में कुछ बताते हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं द्विआयामी यानी कि 2D आकृति, जिसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। तो दिखाते हैं फिगर के माध्यम से ये होता क्या है। 2 डायमेंशनल, इसमें जो हमारा फिगर होता है 2 अक्षों पर बनता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष। इस पर हम फिगर को जो होता है, जैसे देख रहे हैं, हाइट ऊंचाई और लेंथ यानी लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का ही हमें ज्ञान हो पाता है। और यानी लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होता है। तीसरे डायमेंशन का ज्ञान इसमें हमें नहीं हो पाता, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं। और 3D डायमेंशन जो होता है, ये 3 अक्षों पर बना होता है, माने x अक्ष, y अक्ष और 3 z अक्ष। इस पर हम फिगर को यानी उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को भी हम 3D डायमेंशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में इतना ही बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम 2D और 3D पर अलग से वीडियो डाल देंगे। क्योंकि यहाँ हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो फिर चलते हैं वापस अपने चैप्टर पर। जैसा कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाया है, तान के प्रयोग से ही द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम व आयतन का आभास हो जाता है। जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ की कोई का पूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वही लाल रंगों में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है किंतु तान के परिवर्तन से भाव परिवर्तित हो गया। अब हम वयन यानी कि पोत के बारे में देखते हैं। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुदरा तथा चिकना आदि। पोत को 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुदरा तथा चिकना आदि। पोत को 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। पहला है चाक्षुष, दूसरा अनुभूति जन्य। साधारण पोत के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला प्राप्ति, अनुकृति, सृजित। अब देखते हैं प्राप्ति। प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त पोत
प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिला, भित्ति, कपड़ा तथा ताड़पत्र आदि चित्रों में स्वतः ही आया हुआ दिखाई पड़ता है। और दूसरा अनुकृत पोत, अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण दृष्टव्य है। तीसरा है सृजित पोत। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र की क्रियाशीलता प्रदान करता है। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्रों को क्रियाशीलता प्रदान करता है। अब हम तान के बारे में देखते हैं। तान क्या है? स्पेस। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्विआयामी होती है, यही अंतराल होता है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्विआयामी होती है, यही अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अब हम अंतराल का महत्व देखते हैं। कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित एक रसता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रकार पर भिन्न भिन्न प्रभावों को द्विलिखित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। सम विभाजन, असम विभाजन। सम विभाजन रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति तथा संतुलन के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है असम विभाजन। चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्विआयामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या होता है। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती है। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्यतः आकृति के आधार पर ही सहायक आकृति को सुनिश्चित किया जाता है। चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कला अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। संयोजन के 6 सिद्धांत निम्नलिखित है। सहयोग, आपका ए सहयोग, बी दूसरा सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, परिप्रेक्ष्य। अब देखते हैं सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है।
चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं। दूसरा आपका सामंजस्य। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व जैसे आकृति, वर्ण तथा तान आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। अब तीसरा आपका संतुलन। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व आवश्यक भारयुक्त प्रतीत न हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृतियाँ अंकित करता है और अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है तो वह गलत होगा, क्योंकि इसमें अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग संतुलित प्रतीत होगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित प्रतीत होगा। इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए तो यह भी अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर समान दबाव पड़ेगा जिससे हमारी आंखें अतिशीघ्र थक जाती है। अतः रूप को केंद्र से कुछ हटाकर बनाना चाहिए। इसी प्रकार रंगों को भी संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में व हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि हल्के अथवा शीतल रंग कम भार वाले होते हैं। इस प्रकार चित्र संयोजन में संतुलन बड़ा सहायक है। अब देखते हैं प्रभाविता। किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिससे दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, पश्चात अन्य आकृतियों पर विचरण कर संपूर्ण चित्र का रसवादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व है। अब देखते हैं लय सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है, क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में पड़ जाती है, तो उसमें निरस्ता उत्पन्न होती है। किंतु यदि उसमें कुछ कलात्मकता लाते हुए रूपों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है तो वह सरस लयात्मक वातावरण क्रियान्वित होता है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है और दूसरे में गतिशील रेखाओं के माध्यम से, तो दूसरा वाला चित्र आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से लय की सृष्टि हो जाती है। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व वर्ण में धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती है।
इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 1 नमस्कार मित्रों, जीएस बाय अजीत सर में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आकृति व वर्ण के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम तान, वयन यानी कि पोत और अंतराल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तान तान रंगत के हल्के व गहरेपन को कहते हैं। यह रंगत में सफ़ेद तथा काले के परिणाम का द्योतक है। किसी भी वर्ण में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। तानों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है छाया डार्क, दूसरा मध्यम प्रकाश मिडिल टिन, तीसरा प्रकाश लाइट। आइए अब देखते हैं चित्र में तान का महत्व क्या होता है। किसी भी चित्र के संयोजन में कलाकार की व्यक्तिगत भावनाओं का बड़ा महत्व होता है, जिन्हें व्यक्त करने में चित्रकार के मूलाधार तत्वों का भी बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कला में प्रत्येक तत्व रूप रेखा रंग आदि विभिन्न भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता रखते हैं। इनमें तान का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी चित्र में रंग द्वारा अपनी भावना प्रकट करते समय उस रंग के तान का बहुत महत्व है। तान के प्रयोग से ही द्वियामी धरातल पर त्रियामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम तथा अंतराल आयतन का आभास होता है। आइए आपको हम द्विआयामी या त्रिआयामी के बारे में कुछ बताते हैं। आइए पहले हम आपको बताते हैं द्विआयामी यानी कि 2D आकृति, जिसे हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। तो दिखाते हैं फिगर के माध्यम से ये होता क्या है। 2 डायमेंशनल, इसमें जो हमारा फिगर होता है 2 अक्षों पर बनता है, यानी कि x अक्ष और y अक्ष। इस पर हम फिगर को जो होता है, जैसे देख रहे हैं, हाइट ऊंचाई और लेंथ यानी लंबाई, लंबाई और चौड़ाई का ही हमें ज्ञान हो पाता है। और यानी लंबाई और चौड़ाई का ज्ञान होता है। तीसरे डायमेंशन का ज्ञान इसमें हमें नहीं हो पाता, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं। और 3D डायमेंशन जो होता है, ये 3 अक्षों पर बना होता है, हमारे x y अक्ष और 3 z अक्ष। इस पर हम फिगर को यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई को भी हम 3D डायमेंशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम इस बारे में इतना ही बताएंगे। अगर आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम 2D और 3D पर अलग से वीडियो डाल देंगे। क्योंकि यहाँ हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो फिर चलते हैं वापस अपने चैप्टर पर। जैसा कि अभी हमने आपको फिगर में दिखाया है, तान के प्रयोग से ही द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी गुण उत्पन्न किया जा सकता है। इसके द्वारा वस्तु अथवा आकार के वास्तविक परिणाम व आयतन का आभास हो जाता है। जैसे लाल रंग के विभिन्न तानों का प्रयोग करके जहाँ की कोई का पूर्ण दृश्य बनाया जा सकता है, वही लाल रंगों में काले रंग का मिश्रण करके उसकी सघनता को कम करके लाल रंग की इस निम्न तान से उदासीन वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। रंग वही है किंतु तान के परिवर्तन से भाव परिवर्तित हो गया।
अब हम वयन यानी कि पोत के बारे में देखते हैं। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदरा तथा चिकना आदि। पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जाता है। धरातल का गुण पोत कहलाता है। इसको हम बुनावट भी कहते हैं। अतः प्रत्येक वस्तु में अंतर पोत के माध्यम से किया जाता है। धरातल का स्वरूप पृथक पृथक हो सकता है, जैसे खुरदरा तथा चिकना आदि। पोत को दो प्रकार से अनुभव किया जाता है। पहला है चाक्षुष, दूसरा अनुभूति जन्य। साधारण पोत के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला प्राप्ति, अनुकृति, सृजित। अब देखते हैं प्राप्ति। प्राप्त या कल्पित पोत। प्राप्त पोत प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। प्राप्त पोत शिला, भित्ति, कपड़ा तथा ताड़पत्र आदि चित्रों में स्वतः ही आया हुआ दिखाई पड़ता है। और दूसरा अनुकृत पोत। अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकरण पद्धति द्वारा निर्मित पोत अनुकृत पोत कहलाता है। अनुकृत पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत का उदाहरण दृष्टव्य है। तीसरा है सृजित पोत। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्र की क्रियाशीलता प्रदान करता है। सृजित पोत यंत्रों तथा साधनों की सहायता से सृजित किया जाता है। इस प्रकार सृजित पोत का प्रभाव चित्रों को क्रियाशीलता प्रदान करता है। अब हम तान के बारे में देखते हैं। तान क्या है? स्पेस। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्विआयामी होती है। यही अंतराल होता है। चित्रकार जिस चित्रभूमि पर अंकन करता है वह स्पष्टता द्विआयामी होती है। यही अंतराल होता है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं चित्रकार का वह क्षेत्र जिस पर वह रूप का निर्माण करता है अंतराल कहलाता है। अब हम अंतराल का महत्व देखते हैं। कला के तत्व अंतराल से किसी न किसी प्रकार से संबंधित एक रसता से बचने हेतु इसका विभाजन किया जाता है। अंतराल न केवल रूप तत्वों को संयोजित करने का स्थान मात्र है, अपितु चित्रकार पर भिन्न भिन्न प्रभावों को द्विलिखित करने में पूर्णतः सहायक है। अंतराल विभाजन दो प्रकार से किया जा सकता है। सम विभाजन, असम विभाजन। सम विभाजन रेखाओं के माध्यम से चित्रभूमि को इस प्रकार विभाजित करना कि दाएं तथा बाएं तल समान हो। इस विभाजन द्वारा चित्र में शक्ति तथा संतुलन के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा है असम विभाजन। चित्रभूमि को कल्पना के आधार पर विभाजित करना असम विभाजन कहलाता है। इस विभाजन द्वारा चित्र में गति तथा तनाव को प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें द्विआयामी चित्रतल पर कलाकार वस्तु का त्रिआयामी प्रभाव दिखाने में समर्थ होता है। वस्तुओं में निकटता, दूरी अथवा घनत्व का आभास परिप्रेक्ष्य द्वारा अंतराल में संयोजित किया जा सकता है। आइए देखते हैं सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या होता है। चित्र में सबसे अधिक आकर्षित करने वाला स्थान सक्रिय अंतराल कहलाता है। इसमें चित्र की प्रधान व महत्वपूर्ण आकृतियां संयोजित की जाती है। चित्र का वह शेष भाग जो पृष्ठभूमि के रूप में रहता है सहायक अंतराल कहलाता है। ये दोनों अंतराल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मुख्यतः आकृति के
आधार पर ही सहायक आकृति को सुनिश्चित किया जाता है। चित्र संयोजन के सिद्धांत। जब कलाकार चित्र के तत्व, रेखा, रूप, रंग, तान आदि को सुनियोजित व कला अभिव्यक्ति चित्र रूप में करता है तो वह संयोजन कहलाता है। संयोजन को प्रभावी बनाने के लिए चित्रकला के तत्वों का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। संयोजन के 6 सिद्धांत निम्नलिखित है। सहयोग, आपका ए सहयोग, बी दूसरा सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, लय, परिप्रेक्ष्य। अब देखते हैं सहयोग। सहयोग का अर्थ है कि चित्र संयोजन के विभिन्न तत्वों में अनुभूत एकता, समानता तथा एक प्रकार का समस्त संयोजन को एकता के सूत्र में बांधे रहता है। चित्र के विभिन्न तत्वों के इस तर्क संगत संबंध को सहयोग कहते हैं। दूसरा आपका सामंजस्य। सामंजस्य कला सृजन का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार चित्र के सभी तत्व जैसे आकृति, वर्ण तथा तान आदि एक दूसरे के साथ मेल खाते हुए प्रतीत हो तथा चित्र में निरर्थक विकर्षण तत्व न आने पाए। अब तीसरा आपका संतुलन। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है। संतुलन के अंतर्गत चित्र में रेखा, रूप, रंग सभी को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि कोई भी तत्व आवश्यक भारयुक्त प्रतीत न हो। यदि ऐसा हुआ तो चित्र असंतुलित हो जाएगा। यदि कलाकार चित्र के एक भाग में कुछ रूपाकृतियाँ अंकित करता है और अंतराल का दूसरा भाग रिक्त छोड़ देता है तो वह गलत होगा, क्योंकि इसमें अंतराल के उस भाग का भार बहुत बढ़ जाएगा जिससे रूपों की रचना हुई है, और इसके विपरीत अंतराल का रिक्त भाग संतुलित प्रतीत होगा। अतः इसे सही करने के लिए अंतराल के रिक्त भाग में कुछ रूपों का निर्माण करना चाहिए, तभी चित्र संतुलित प्रतीत होगा। इसके अतिरिक्त यदि रूप को चित्र के केंद्र में बना दिया जाए तो यह भी अनुचित होगा, क्योंकि रूप के चारों ओर समान दबाव पड़ेगा जिससे हमारी आंखें अतिशीघ्र थक जाती है। अतः रूप को केंद्र से कुछ हटाकर बनाना चाहिए। इसी प्रकार रंगों को भी संतुलन के आधार पर ही लगाना चाहिए। गहरे रंगों को छोटे भाग में व हल्के रंगों को बड़े भाग में लगाना चाहिए, क्योंकि हल्के अथवा शीतल रंग कम भार वाले होते हैं। इस प्रकार चित्र संयोजन में संतुलन बड़ा सहायक है। अब देखते हैं प्रभाविता। किसी एक आकृति को अन्य आकृति की तुलना में प्रमुखता देना प्रभाविता उस सिद्धांत को कहते हैं जिससे दर्शक की दृष्टि सर्वप्रथम मुख्य आकर्षण के केंद्र पर पहुंच जाती है, पश्चात अन्य आकृतियों पर विचरण कर संपूर्ण चित्र का रसवादन करती है। प्राचीन भारतीय चित्रों में इस सिद्धांत का बहुत सुंदरता पूर्वक प्रयोग किया गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व है। अब देखते हैं लय सामंजस्यपूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। लय का चित्रकला में विशेष महत्व है, क्योंकि दर्शक की दृष्टि यदि एक ही दिशा में पड़ जाती है, तो उसमें निरस्ता उत्पन्न होती है। किंतु यदि उसमें कुछ कलात्मकता लाते हुए रूपों को ऊपर नीचे या दाएं बाएं गतिशील रूप में चित्रित किया जाता है तो वह
सरमय वह सरस लयात्मक वातावरण क्रियान्वित होता है। यदि किसी चित्र में प्रकृति चित्रण क्षैतिज सरल रेखाओं से किया जाता है और दूसरे में गतिशील रेखाओं के माध्यम से, तो दूसरा वाला चित्र आकर्षित करता है क्योंकि उसमें गतिशील वक्र रेखाओं के माध्यम से लय की सृष्टि हो जाती है। परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत निकटता तथा दूरी के आधार पर पास की वस्तुएं आकार में बड़ी व वर्ण में निखार तथा दूर की वस्तुएं आकार में छोटी व वर्ण में धुंधली व अस्पष्ट दिखाई देती है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि 1